एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 29 ऑफ जनवरी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर असम्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, दैट इज असम वैभव। तो असम का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? असम वैभव। तो आपसे पूछ रहे हैं ये अवार्ड हाल ही में किसको दिया गया है? आंसर है इंडस्ट्रियलिस्ट और फिलैंथ्रोपिस्ट मिस्टर रतन टाटा को। ठीक है, तो स्टेट कन्फर करती है असम वैभव, इसके साथ असम सौरभ और असम गौरव अवार्ड्स। ठीक है, याद रखिएगा जो असम सौरभ अवार्ड है ये टोटल 5 लोगों को दिया जाएगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी कौन है? ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, अब असम के बारे में 2 बातें करते हैं। सबसे पहले असम काजीरंगा नेशनल पार्क की वजह से हाल ही में न्यूज़ में बना हुआ था, क्योंकि यहाँ पे एक सेंसस कराया गया है जो कि टोटल 52 वेटलैंड्स में कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, तो इसकी वजह से 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं यहाँ पे, ये भी न्यूज़ में थी। क्या नाम है इनका? लाउखोवा और बुराचा पोरी। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं ये दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन से स्टेट में हैं? याद रखिएगा असम में है। ठीक है, और काफ़ी बार मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि असम ओरांग नेशनल पार्क की वजह से भी न्यूज़ में बना हुआ था, क्योंकि इन्होंने डिसाइड किया है कि इस पार्क को बढ़ा के 3 गुना तक करने वाले हैं। ठीक है, तो लगभग 200 स्क्वायर किलोमीटर इसमें और ऐड किया जाएगा। ओरांग नेशनल पार्क के बारे में एक बात याद रखिएगा, इसको टाइगर रिजर्व कौन से साल में बनाया गया था? 2016 में। ठीक है, आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि असम के 7 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, उनके नाम बेसिकली आपको लिखने हैं। ठीक है, देखिए इसके अलावा हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इनॉग्रेट किया था 25वां नेशनल यूथ फेस्टिवल। कहाँ पे? पुडुचेरी में, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, तो ये जगह का नाम ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि इंडिया का पहला मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन, इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया है? विलेज सिरोरा में। कहाँ है ये? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, किसने इनॉग्रेट किया था? आंसर है चेयरमैन ऑफ KVIC। कौन है? मिस्टर विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, तो अब ये जो वैन है ये लगभग 300 किलोग्राम हनी को सिर्फ 8 घंटों के अंदर प्रोसेस कर सकती है। इसके अलावा एक टेस्टिंग लेबोरेटरी का भी उद्घाटन किया गया था जो कि हनी की क्वालिटी को चेक करेगा। ओके, और इन सब चीज़ों के अलावा यूपी गवर्नमेंट के बारे में हमने ये देखा था कि हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने नेपाल के किनारे 4 विलेजेस हैं जिनको रेवेन्यू विलेज के तौर पे डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? अगर आपको याद है तो आप कॉमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच कंट्री हैज़ पब्लिश्ड ट्रायल रूल्स फॉर द अप्रूवल ऑफ जीन एडिटेड प्लांट्स? देखिए जीन एडिटेड प्लांट्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले जो जीन्स होती हैं किसी प्लांट की उसको चेंज कर देते हैं हम, ताकि उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, एक टर्म आपने सुना होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। तो ऐसा माना जाता है कि जो जेनेटिकली एडिटेड प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादा बेटर होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड से। ठीक है, ये कम रिस्की होते हैं एक्चुअली। तो आंसर यहाँ पे क्या है? चाइना ने इसको अप्रूव किया है हाल ही में। अब चाइना की बात करें अगर, तो चाइना की स्टैंडिंग कमेटी ने हाल ही में कुछ अमेंडमेंट अनाउंस किए थे। किसमें? लॉ ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ वुमेन। ठीक है, तो अब इस न्यू अमेंडमेंट के अंतर्गत जो भी एम्प्लॉयर्स हैं जो जॉब देते हैं वो अपने एडवर्टीजमेंट में जेंडर प्रेफरेंस नहीं बता सकते हैं। ठीक है, मतलब पहले होता था कि आप मेल लिख सकते हैं कि हमें मेल एम्प्लॉय चाहिए, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। साथ ही साथ आप फीमेल एम्प्लॉयज से उनके मैरिटल स्टेटस के बारे में कि वो शादीशुदा हैं कि नहीं ये नहीं पूछ सकते हैं। साथ ही साथ उनकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा ये लॉ अभी हाल ही में कहाँ अमेंड हुआ है? चाइना में। ओके, इसके अलावा हमने देखा था कि जो 2022 के विंटर ओलंपिक्स हैं ये कहाँ पे होने वाले हैं? चाइना में। तो हमने ये देखा था कि US ने इसको बाइकॉट किया है। ठीक है, क्यों किया है? बिकॉज ऑफ द कंसर्न्स अबाउट चाइनाज ह्यूमन राइट रिकॉर्ड्स। ठीक है,
तो जो व्हाइट हाउस है उन्होंने ये कहा था कि यहाँ से कोई भी ऑफिशियल डेलीगेशन नहीं जाएगा, लेकिन हालांकि जो भी प्लेयर्स हैं या एथलीट्स हैं जो जाना चाहते हैं वहाँ पे, उनको मनाही भी नहीं है, वो जा सकते हैं वहाँ पे। और इन सब चीज़ों के अलावा एक डेटा रिलीज़ किया था हाल ही में सिप्री ने, जिसके अकॉर्डिंग जो सेल्स होती है हमारी आर्म्स और मिलिट्री सर्विसेज की बाय द 100 लार्जेस्ट कंपनीज, वो कितने अमाउंट तक पहुंच गई है, $531 बिलियन 2021 में। ठीक है, तो ये लगभग देखा गया कि 1.3% का इंक्रीमेंट है अगर हम 2020 से कंपेयर करते हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा कि जो यूएसए है इसके पास सबसे ज़्यादा कंपनीज हैं इस टॉप 100 की। ठीक है, और इसके बाद कौन सी कंट्री आती है, चाइना, इनके पास सेकेंड नंबर पे है। ठीक है, आपको बताना है आर्टिफिशियल मून और आर्टिफिशियल सन ये कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ VRR ऑक्शन कंडक्टेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बेसिकली आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। देखिए एक्चुअली इसका फुल फॉर्म होता है वेरिएबल रेट रेपो ऑक्शन। ठीक है, क्या होता है ये, सबसे पहले रेपो रेट आप समझते होंगे। रेपो रेट वो रेट होती है जिसपे RBI शॉर्ट टर्म लोन्स देती है किसी भी बैंक को। ठीक है, और ये जो रेपो रेट है उसका कुछ हिस्सा फिक्स कर दिया जाता है और कुछ हिस्सा जो होता है वो वेरिएबल होता है। ठीक है, तो रिसेंटली 20 जनवरी को RBI ने कंडक्ट की थी एक ओवरनाइट वेरिएबल रेट रेपो ऑक्शन, कितने की, 50,000 करोड़ रुपए की। ठीक है, तो बस इसी वजह से न्यूज़ में था ये टर्म, तो इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। अब इसके अलावा देखिए कुछ बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स की बात करते हैं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया है बैंकिंग पार्टनर किसका, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का। ठीक है, अब ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा टू द एम्प्लॉयज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था कि 1.8 करोड़ रुपीस की पेनल्टी लगाई थी RBI ने पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर। क्यों, क्योंकि ये गिल्टी पाए गए थे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत। ठीक है, और इसके अलावा 30 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई थी RBI ने ICICI बैंक के ऊपर। इनका भी कुछ यही प्रॉब्लम था, फॉर डेफिशिएंसीज इन रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि RBI ने इंट्रोड्यूस कर दिया है PCA फ्रेमवर्क को, दैट इज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क को, किसके लिए, फॉर लार्ज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए। ठीक है, और ये कब से किया है, अक्टूबर 2022 से। और अगर PCA फ्रेमवर्क की बात करें तो 2015 में एक बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक, ये ऐड हो गया था PCA फ्रेमवर्क के RBI में, लेकिन अभी हाल ही में इसको रिमूव किया गया है इस PCA फ्रेमवर्क से। क्यों, क्योंकि अब ये बैंक इस फ्रेमवर्क में रहने वाली क्राइटेरिया को मीट नहीं करता है। ठीक है, एक छोटी सी बात और याद रखिएगा, 2020 से 21 के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने टॉप किया था डिजिटल स्कोर कार्ड। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नजफगढ़ झील इज अ ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड बिटवीन विच टू स्टेट्स। तो कौन से दो स्टेट के बीच में ये झील है, आंसर है दिल्ली और हरियाणा। तो क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने बहुत पहले हरियाणा और दिल्ली से कहा था कि वो एक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान बनाएं अपना इस झील के लिए। ठीक है, तो अब क्या है, जो ये प्लान्स बनाए गए हैं, हाल ही में NGT ने डायरेक्ट किया है इन दोनों स्टेट्स को कि वो अपने प्लान्स को अच्छे से इन्फोर्स करें ताकि इस झील का रेजुवनेशन और प्रोटेक्शन हो सके। ओके, अब देखिए दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली ने हाल ही में डिसाइड किया है कि वो इम्प्लीमेंट करेगा ग्रैप को। ग्रैप क्या है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, किस लिए, कोविड-19 को टैकल करने के लिए। ठीक है, तो एक तरह से कलर कोडेड एक्शन प्लान है जिसके अंदर में येलो कलर जो होगा वो सबसे लोवेस्ट लेवल ऑफ अलर्ट है और जो रेड कलर है ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल ऑफ अलर्ट है। मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस प्लान के अंतर्गत में जो रेस्ट्रिक्शन होंगे मार्केट्स में, इंडस्ट्रीज़ में, ऑफिसेज या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, वो किस बेसिस पे डिसाइड किए जाएंगे कि वहाँ पे कोविड-19 का पॉजिटिविटी रेट कितना है, फिर नए केस कितने आ रहे हैं, बेसिक जो चीज़ें होती हैं, फिर ऑक्यूपेंसी कितनी है ऑक्सीजन बेड की हॉस्पिटल्स में। ठीक है, तो ये सारे जो बेसिक फैक्टर्स हैं इनको ध्यान में रखते हुए डिफरेंट टाइप के अलर्ट जारी किए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा जम्मू कश्मीर रियल एस्टेट समिट 2021 ये पहली बार कंडक्ट कराई गई है और इस समिट में 39 रियल एस्टेट MOU साइन किए गए हैं। लागत कितने की, 18,900 करोड़ रुपए की। ठीक है, और इस 39 में 19 ऐसे हैं जो कि रेजिडेंशियल सेक्टर से बिलोंग करते हैं, फिर 8 ऐसे हैं जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं और 4 ऐसे हैं जो कि हॉस्पिटैलिटी से
रिलेटेड हैं, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले अपने यहाँ लॉन्च की थी एक स्कीम जिसका नाम था श्रमिक मित्र स्कीम, ठीक है। किस लिए थी? ताकि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको बेनिफिट किया जा सके। तो इस स्कीम के अंदर में 800 श्रमिक मित्रास कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के घर जाएंगे और उनको वेरियस स्कीम्स के बारे में बताएंगे जो कि दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च करती है। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग इलिटरेट होते हैं या उन्हें उतना नॉलेज नहीं मिल पाता है, इस वजह से वो महरूम रह जाते हैं इन स्कीम से, इस वजह से स्टेप लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार ऑफ डेविड एंड द अशोका चक्र आर फाउंड इन द कमेमोरेटिव लोगो ऑफ विच टू कंट्रीज? तो हाल ही में इंडिया और इजराइल ने अपना 30वां एनिवर्सरी मनाया है, मतलब अपने डिप्लोमेटिक टाइज का 30वां एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया है, ठीक है। तो इंडिया और इजराइल ने 29 जनवरी 1992 को अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश किया था और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए हाल ही में इन्होंने एक लोगो बनाया है जिसमें स्टार ऑफ डेविड है और अशोका चक्र है, जो कि टोटल ऐसा कुछ सिंबल बनाते हैं 30 का और शो करता है कि ये हमारी 30th एनिवर्सरी है, ठीक है। अब इंडिया और इजराइल साथ में न्यूज़ में थे कुछ दिन पहले, किस वजह से? क्योंकि हमने पढ़ा था I4F। क्या है ये? इंडिया इजराइल इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजिकल फंड। तो इस फंड को क्यों बनाया गया था? ताकि अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इन्हांस किया जा सके और अभी रिसेंटली हाल ही में 3 और प्रोजेक्ट्स को इसमें इंक्लूड किया गया है, ओके। इसके अलावा हमने देखा था कि नरेंद्र मोदी ने इंट्रोड्यूस किया था अपना P3 मूवमेंट टू अंडरलाइन द इंडियाज क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स डावोस एजेंडा 2022। तो मैंने आपसे कहा था कि P3 का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, क्या था? प्रो प्लैनेट पीपल, ओके। इसके अलावा देखिए, अगर हम COP26 की बात करें जो कि कहाँ हुई थी? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। इसमें नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था कि इंडिया का अब जो नेट जीरो कार्बन एमिशन टारगेट है वो कब तक के लिए हो गया है? 2070, ठीक है। इसके अलावा इंडिया ने अपडेट किया था अपना इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, जो कि हमें कब तक अचीव करने हैं? 2030 तक। फिर उसके बाद जो कंट्री की इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी है उसको भी हमने इंक्रीज करके किया था 500 गीगावाट, जिसमें से जो 50% होगा इसका वो कहाँ से आएगा? नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से, ठीक है। तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हाईलाइट किया था कि जो हमारा लाइफस्टाइल है ये बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है हमारे क्लाइमेट के लिए, क्योंकि हम कौन सी थ्योरी फॉलो करते हैं? टेक, मेक, यूज़ और उसके बाद डिस्पोज इकोनॉमी। तो उन्होंने कहा था कि अब इसको कन्वर्ट करके हमें सर्कुलर इकोनॉमी बनानी होगी, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द थीम ऑफ द नेशनल टूरिज्म डे 2022? ये हमने कल ही बात की थी आई थिंक। सबसे पहले 25 जनवरी को हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी इकोनॉमी पे। और इस साल हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव और थीम क्या थी? रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म, ठीक है। इसके अलावा देखिए, सेम दिन मतलब 25 जनवरी को एक और दिन हम मनाते हैं, क्या नाम है इसका? नेशनल वोटर्स डे। क्यों मनाते हैं? ताकि जागरूकता फैलाई जाए वोट को लेके। और थीम क्या थी इस साल की? थीम थी मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव, ठीक है। तो जो नए वोटर्स हैं जिन्होंने अभी 18 साल पूरे किए हैं उनको 25 जनवरी को इनरोल किया गया था, साथ ही उनको दिया गया था इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ओके। इसके अलावा देखिए, जो हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होता है उसमें हम ऑनर करते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं ब्रेव पर्सनल को आर्म्ड फोर्सेस के और पुलिस के, ठीक है। तो टोटल 8 कैटेगरीज होती हैं इन अवार्ड्स की। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है पद्मा अवार्ड्स, फिर है गैलेंट्री अवार्ड्स जिसमें हमारा आता है परमवीर चक्र, फिर महावीर चक्र, वीर चक्र, फिर अशोका आता है अशोका चक्र, उसके बाद कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ठीक है। इसके बाद हम देते हैं प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल्स, फिर उसके बाद करेक्शनल सर्विसेज मेडल, फिर प्रेसिडेंट फायर मेडल और उसके बाद सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड मेडल और लास्ट में जीवन रक्षा पदक, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप की 8 कैटेगरीज होती हैं जिसके अंदर में हम लोगों को ऑनर करते हैं, ओके। इसके अलावा देखिए, मेटा क्या है? एक फेसबुक पेरेंट कंपनी है। इन्होंने हाल ही में अनाउंस किया है कि ये अपना नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर डेवलप करेंगे बाय मिड ऑफ 2023। और ये जो उनका सुपर कंप्यूटर होगा ये ऐसा क्लेम करते हैं कि ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होगा पूरी वर्ल्ड में, ठीक है। तो एक टर्म सिर्फ याद रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सुपर क्लस्टर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनी है जिन्होंने हाल ही में अनवील किया है आर्टिफिशियल रिसर्च सुपर क्लस्टर? आंसर है मेटा।
क्वेश्चन नंबर 7, Chiru 2Q22 is a joint naval drill participated by which set of countries? तो कौन सी कंट्रीज ने इसमें हिस्सा लिया है? चाइना, रशिया और ईरान ने। कहाँ हुआ था ये? मेडिटेरेनियन सी में। और चाइना की तरफ से इनका नेवल मिसाइल डिस्ट्रॉयर उरुमकी आया था इसमें पार्ट लेने, और रशिया की तरफ से आया था नाकिमोव मिसाइल क्रूजर वरयाग। ठीक है, नॉट वेरी रेलेवेंट, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है उतनी ज़्यादा, बस ये याद रखिएगा कौन सी कंट्रीज ने इसमें हिस्सा लिया है। ओके, लेकिन इसके अलावा अगर रशिया की बात करें तो कुछ दिन पहले हमने देखा था कि रशिया ने डेवलप किया है और अनवील कर दिया है अपना Tu-160M स्ट्रैटेजिक बॉम्बर, जिसको और क्या कहते हैं हम? व्हाइट स्वैन। तो न्यूज़ में था क्योंकि रिसेंटली इसकी डेब्यू फ्लाइट जो है वो सक्सेसफुली कंडक्ट की गई थी। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था कि DRDO ने हाल ही में सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट कर लिया है अपना मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जो कि इंडिजिनसली डेवलप किया गया है, और ये 3rd जनरेशन की फायर एंड फॉरगेट ATGM है, जो कि डिराइव किससे हुई है? नाक से। ओके, और कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने हाल ही में एक रेलवे बॉर्न मिसाइल को टेस्ट किया था? रेलवे बॉर्न का मतलब क्या है? ट्रेन के ऊपर से मिसाइल को टेस्ट करना। आंसर है नॉर्थ कोरिया। देखिए, नॉर्थ कोरिया यूजुअली हाइपरसोनिक मिसाइल्स को टेस्ट करती है, लेकिन ये पहली बार था जब इन्होंने एक बैलिस्टिक मिसाइल को इस तरह से लॉन्च किया। ठीक है, डिफरेंस क्या है बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक में? बैलिस्टिक मिसाइल जो होती हैं ये अपनी स्ट्राइक डिस्टेंस के लिए जानी जाती हैं, और जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स होती हैं ये अपनी स्पीड और वेलोसिटी के लिए जानी जाती हैं। ओके, साथ ही याद रखिएगा कि DRDO ने हाल ही में टेस्ट किया था अपना ब्रह्मोस का एडवांस्ड वेरिएंट, जो कि C2C वेरिएंट था, और कहाँ से टेस्ट किया गया था? INS विशाखापट्टनम से। ओके, क्या बता सकते हैं कि ब्रह्मोस को डेवलप किया गया था किन 2 कंट्रीज के कोलैबोरेशन से? अपने आंसर कमेंट्स में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द वैल्यूएशन लिमिट फॉर अ डेकाकॉर्न कंपनी? तो किसी कंपनी को डेकाकॉर्न कहने के लिए कौन से क्राइटेरिया को मीट करना होता है? आंसर है $10 बिलियन। ठीक है, देखिए अगर उसकी वैल्यूएशन $10 बिलियन या उससे ऊपर चली जाती है तो वो डेकाकॉर्न कंपनी बन जाती है। तो हाल ही में स्विगी, सब जानते हैं स्विगी क्या है? फूड डिलीवरी जायंट है। इन्होंने 700 मिलियन और ज़्यादा रेज कर दिया है, और उसके बाद ये आ गए हैं $10.7 बिलियन के वैल्यूएशन पे। ठीक है, तो ये डेकाकॉर्न कंपनी बन गई है। साथ ही साथ जोमेटो जो है वो अभी $5.4 बिलियन पे है। इसके अलावा ओयो, सब जानते हैं ओयो $9 बिलियन के वैल्यूएशन पे है। ठीक है, अगर 2021 की बात करें तो टॉप 3 पोजीशंस जो हैं वो इसमें कौन होल्ड करती हैं? सबसे पहले है फ्लिपकार्ट, फिर है बायजूस, और 3rd है पेटीएम। ठीक है, तो ये टॉप 3 जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए एक टर्म है ह्यूमिड हीट, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है आजकल। क्या है ये? एक तरह की कंडीशंस होती हैं ये जब इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हॉट और ड्राई या फिर हॉट और ह्यूमिड होने लगता है, इतना ज़्यादा कि लेबर प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत रिड्यूस हो जाती है, मतलब काम करने का जी नहीं करता और कर भी नहीं सकता कोई, इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो रिसेंट स्टडी के हिसाब से इंडिया ने 259 बिलियन आवर्स अपने खो दिए हैं लेबर के ड्यू टू द इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमिड हीट। ठीक है, और लॉस कितना हुआ इस वजह से इंडिया को? $624 बिलियन, मतलब लगभग 46 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, और ग्लोबली अगर बात करें तो ह्यूमिड हीट ने 677 बिलियन आवर्स का नुकसान किया है, जिसकी वजह से लॉस कितना हुआ है? $2.1 ट्रिलियन का। ठीक है, लगभग आप कह सकते हैं 156 लाख करोड़ रुपीस का। तो ये टर्म बस जानते रहिए कि ये क्या है। ओके, अब इसके अलावा देखिए हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है? मिस्टर मनसुख मांडविया। इन्होंने हाल ही में एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है माई सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ठीक है, इसके लिए इन्होंने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है अलॉन्ग विद द मोबाइल एप्लीकेशन। तो इस साइट को बाइलिंगुअल बनाया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और इसमें बहुत सारे तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल एक डायरेक्ट लिंक दिया गया है ताकि आप ई-संजीवनी से जुड़ सकें, और यूज़र फ्रेंडली फीचर्स भी काफ़ी सारे हैं जो कि विजुअली इम्पेयर्ड पर्सनस के लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द ओनली सेकंड प्लेयर टू विन ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड? ये हमने पिछले लेक्चर में आई थिंक देखा था। तो इंडिया के स्टार ओपनर स्मृति मंधाना बन गई हैं ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर, उनके डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए जो इन्होंने दिए हैं 2021 में पूरे साल। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये दूसरी ऐसी इंडिया की वुमेन हैं जिनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। पहली कौन थी? झूलन गोस्वामी। इनको ICC प्लेयर ऑफ द ईयर बनाया गया था 2007 में। ठीक है, और इंग्लैंड के कैप्टन रूट
इनको बनाया गया है आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर 2021 और पाकिस्तान के स्कीपर बाबर आजम को बना दिया गया है आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर 2021। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज हैं, कंफ्यूज नहीं करिएगा। इसके अलावा देखिए हमने कुछ दिन पहले देखा था कि BCCI दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इन्होंने इन्फॉर्म किया था कि टाटा ग्रुप ने रिप्लेस कर दिया है चाइना की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वीवो को एज द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ IPL फॉर 2022 एंड 2023 सीजन्स। ठीक है, तो इन सीजन्स के लिए टाटा ग्रुप टाइटल स्पॉन्सर रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा जो न्यूजीलैंड के स्पिनर हैं एजाज पटेल, इनको हाल ही में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बना दिया गया था। किस मंथ के लिए? फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। साथ ही याद रखिएगा कि ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अनाउंस किया है कि वो इजिप्ट को ऐड कर लेंगे एज इट्स न्यू मेंबर। ठीक है, तो इजिप्ट अब इसमें आ जाएगा चौथा नया मेंबर बन के, और 3 अदर कौन है? बांग्लादेश, UAE और उरुग्वे। ठीक है, और अक्टूबर मंथ में आई थिंक हमने देखा था कि बिली जीन किंग कप जीत लिया था रशिया ने, किस कंट्री को हरा के? स्विट्जरलैंड को। साथ ही इंडिया के मनिका बत्रा और अर्चना गिरीश कामत, इन्होंने जीत लिया था वुमेन्स डबल टाइटल एट द वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर लास्को 2021 इवेंट। ओके, आपको मुझे बताना है कि इंडिया के मानुष शाह और टी रीत ऋष्या, जिन्होंने हाल ही में एक मेंस और वुमेन सिंगल टाइटल जीता था एक इवेंट में, आपको बताना है कि कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडियन मूवी वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? तो ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म अवार्ड किसको दिया गया है? आंसर है कूजंगल। तो ये 20वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था ढाका का, और ये मूवी किसने डायरेक्ट की है? PS विनोद राज फ्रॉम तमिलनाडु। ओके, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया जया सूर्या को फॉर हिज मूवी सनी। साथ ही बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर का अवार्ड दिया गया इंद्रनील रॉय चौधरी जी को। तो इंपॉर्टेंट बात सिर्फ इतनी है कि इंडिया ने जीते हैं टोटल 4 अवार्ड 17 में से इस इवेंट में। ओके, ये ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए सुमित भाले ने हाल ही में जीता है गोल्ड मेडल, कहाँ पे? इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल पे। ठीक है, और इसके अलावा जो शेलिन फोर्ड हैं, ये बन गई थी विनर मिसेज वर्ल्ड 2022 की। कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? आंसर है अमेरिका। साथ ही इंडिया की नवदीप कौर ने जीत लिया है बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम एट द प्रेस्टिजियस मिसेज वर्ल्ड 2022 इवेंट पे। कहाँ पे हुआ था ये इवेंट? लास वेगस में। अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसका आपको ध्यान से पढ़कर जवाब देना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए और ध्यान से सारे क्वेश्चंस को पढ़िए पहले, और उसके बाद सोचिए क्या आंसर हो सकते हैं। जितने भी आते हैं आपको आप उसका आंसर कमेंट्स में लिखिए। जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, आप दूसरों के कमेंट्स पढ़ के अपने आंसर सही कर सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है और बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आपको आज का सेशन कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। साथ ही आपका कोई भी फीडबैक है, सजेशन है इन वीडियो से रिलेटेड, तो वो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। डेफिनेटली हमें जानकर बहुत खुशी होगी और हम उसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे हम लोग सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मी नुज़ैत सना साइनिंग ऑफ।